तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड आप सबका स्वागत है अपने OneExam.in पोर्टल पर। हम लोग तैयार हैं एक और फिर नए लेक्चर के साथ और कुछ नई बातें सीखते हैं। आज शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। हम लोग पढ़ रहे थे क्या टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट के प्रकार, ऑडिट का क्लासिफिकेशन। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑडिट को अलग अलग आधार पर वर्गीकृत करने का कोशिश की थी। मैंने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, छोटा सा फेवर चाहा था कि प्लीज़ आप रिवीजन करें खुद से। मैक्सिमम 15 मिनट्स के लिए, जिसमें कि आप एक बार जैसे ही क्लास ख़त्म हो नोट्स से, या नोट्स नहीं है तो सिर्फ अपने दिमाग से एक पिक्चर बनाएं। सोचिए कि आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीज़ें थी उसमें, क्या क्या आपको याद रखने लायक है, क्या क्या आप भूल सकते हैं। सिर्फ 10-15 मिनट दीजिए और ये काम नॉन स्टॉप होना चाहिए, विदाउट एनी ब्रेक, रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा, मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। 200% आपको ऑडिट का एक एक जो क्वेश्चन है वो आप खुद कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, प्रोवाइडेड मुझे आपसे जितना थोड़ा सा सहयोग चाहिए बस उतना आप कर दीजिए। आपके दिमाग में कोई दूसरा सवाल नहीं होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम कब है, कौन सी चीज़ कब है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप तुरंत लेक्चर देखने के बाद इसका रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। और ऑडिट को हमने क्लासिफाई किया था अलग अलग आधार पे, अलग अलग बेसिस पे। उनके ऊपर आते हैं और चर्चा शुरू करते हैं अपने ऑडिट की। पहली बात, अगर ऑडिट को हम कंडक्ट के आधार पे करें तो हमने कहा एक कंटिन्यूस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, बैलेंस शीट, फाइनल, पार्शियल, ओकेजनल, कैश ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट, स्पेशल, ऑपरेशनल, परफॉर्मेंस, एक्सटर्नल, इंटरनल, स्टैट्यूटरी, वॉलंटरी, गवर्नमेंट। इस तरह से काफ़ी सारे नाम हमारे सामने आए हैं। तो उसमें से हम कंटिन्यूस ऑडिट देख चुके हैं। कंटिन्यूस ऑडिट वो होती है जो साल भर चलती है, एक रेगुलर या इरेगुलर इंटरवल से। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे आपको साल ख़त्म होने का इंतजार नहीं करना है। आप साथ साथ में क्या करते हैं, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं रेगुलरली उनको चेक करते जाते हैं। इससे क्या होता है, जो फ्रॉड और एरर्स हैं वो जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं। प्लस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर रहता है कि भाई कोई गड़बड़ नहीं करनी है, अदरवाइज़ ऑडिटर जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है क्योंकि ऑडिटर पूरे साल काम करेगा तो वो फीस भी वैसी लेगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर अकाउंट्स का मैनिपुलेशन पॉसिबल है कि आज कोई ट्रांजैक्शन हुआ, कल ऑडिट हुई, उसके बाद उसने छोड़ दिया। अब उसके बाद उसमें अगर कोई मैनिपुलेशन हो जाता है तो फाइनल अकाउंट जब बनेंगे, जब साल ख़त्म होगा तो उसके अंदर फिर से गड़बड़ी हो सकती है और ऑडिटर ये मान के चलेगा कि उसने तो ऑडिट कर दी है। फिर एनुअल ऑडिट हमने देखी। एनुअल ऑडिट वो होती है जो एक साल ख़त्म होने के बाद में, यहाँ अगर 31 मार्च है, 31 मार्च को जब ईयर एंड होगा तो उसके बाद में क्या होगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और मैंने आपको बताया था बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर आपका जर्नल, जिसके अंदर आपका लेजर, ट्रायल बैलेंस, इस तरह के जो बेसिक रिकॉर्ड होते हैं, प्लस जो वाउचर्स, प्लस जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनवॉइसेस वगैरह, बिल वगैरह, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 128 इसके बारे में बात करता है। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है इनको क्लोज किया जाता है। क्लोज करने का मतलब इनकी बैलेंसिंग की जाती है, इनका हिसाब किया जाता है कि भाई रुकिए, बिजनेस तो एक जो गोइंग कंसर्न है, सतत प्रक्रिया है, सालों साल चलेगी, लेकिन हिसाब करने के लिए हम एक बार के लिए यहाँ पे रोक देते हैं। और यहाँ क्या बनाते हैं हम लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसके अंदर अपना P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। ओके, अब इसके बाद जो ऑडिट होती है उसको हम बोलते हैं क्या, एनुअल ऑडिट। आगे बढ़े हम, फिर उसके बाद नेक्स्ट अब इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट का मतलब भी यही था, क्या था बताओ, कि दो एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट होती है, मिड में जो ऑडिट होती है, उसको हम बोलते हैं क्या,
इंटरिम ऑडिट, ठीक है। ये क्वार्टरली हो सकती है या हाफ ईयरली हो सकती है, ठीक है। फिर अब आगे डिस्कशन शुरू करते हैं अपना, और अगला जो है वो हम देखते हैं बैलेंस शीट ऑडिट। नाम से ही पता चल रहा है बैलेंस शीट ऑडिट। ऑडिट किस चीज़ की? बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में क्या होते हैं? असेट और लाइबिलिटी होती है। एक और चीज़ बता दीजिए मुझे, एक और चीज़ बता दीजिए, क्या बैलेंस शीट ईयर एंड से पहले, साल खत्म होने से पहले बनाई जा सकती है? नहीं भाई, बैलेंस शीट तो तभी बनेगी जब साल खत्म होगा। तो बैलेंस शीट हमेशा होती है एज ऑन दी डेट, मतलब बैलेंस शीट जो बताती है वो उस दिन की स्थिति बताती है कि भाई 31 मार्च 2021 के दिन क्या हमारे असेट थे और क्या हमारी लाइबिलिटी थी, क्या हमारे दायित्व थे, क्या हमारी संपत्तियां थी। अब क्योंकि इसके लिए साल खत्म होगा तभी वो बनेगी, तो ये ऑडिट भी कब होगी? जाहिर सी बात है जब ईयर एंड होगा उसके बाद। बैलेंस शीट ऑडिट में मेनली हम क्या करते हैं? वेरिफिकेशन करते हैं। किसका? बैलेंस शीट के आइटम्स का। जैसे कैपिटल हो गई, बैलेंस शीट में कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, प्रोविजंस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं, असेट आती है, लाइबिलिटीज आती है, ठीक है। ओके, दूसरी चीज, एक बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये तो आपको समझ आ गया। बैलेंस शीट ऑडिट का मतलब बैलेंस शीट की ऑडिट करना। बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? कैपिटल होती है, रिजर्व्स होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, फिर लाइबिलिटीज होती है और इधर असेट होते हैं, उन सब की चेकिंग करना। ये ईयर एंड होने के बाद, मतलब बैलेंस शीट जो बनती है उसके बाद ये ऑडिट हो सकती है, क्योंकि उसी दिन वो बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च के दिन। दूसरी बात जो ध्यान से समझिएगा, नॉर्मली जो ऑडिट होती है, नॉर्मल ऑडिट, वो ऐसे चलती है। कैसे? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उन रिकॉर्ड्स को चेक किया जाता है, फिर उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया जाता है, यानी पीएनएल और आपकी बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट ऑडिट में उल्टा प्रोसेस होता है कि हमारे पास जो है वो बैलेंस शीट होती है और उसके अंदर जो कैपिटल, लाइबिलिटी, असेट, इनको चेक करने के लिए हम बैक जाते हैं कि भाई जो बुक्स के अंदर अगर कोई, या मान लो असेट में प्लांट एंड मशीनरी आ रही है तो इसका बिल दिखाओ, इसके रिकॉर्ड दिखाओ, लाइबिलिटी आ रही है तो उसका सेल परचेज का ट्रांजैक्शन दिखाओ, कैपिटल आ रही है तो कैपिटल कब इश्यू की। यहाँ हम बैकवर्ड चलते हैं, यहाँ हम फॉरवर्ड चलते हैं। तो ये एक और बेसिक जो ऑडिट करने की अप्रोच के अंदर क्या है, चेंज है। ओके, इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट ऑडिट। कहाँ सूटेबल है बताओ? जो छोटे व्यवसाय होते हैं जहाँ पे इस तरह की जो है वो साल पे छोटी सी ऑडिट में बैलेंस शीट बनती है, उसकी ऑडिट हो जाती है। एक नेक्स्ट टर्म आती है फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो फाइनल ऑडिट होती है, एनुअल ऑडिट का ही दूसरा नाम आप समझ सकते हो, फाइनल ऑडिट, ठीक है। नेक्स्ट, पार्शियल ऑडिट, मतलब जो कंप्लीट ऑडिट नहीं है। कंप्लीट ऑडिट का मतलब, कंप्लीट ऑडिट के अंदर जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी चेकिंग होती है। पार्शियल का मतलब आपको एक पार्ट दे दिया गया, जैसे आपको कहा गया कि भाई इन्वेंट्री चेक कर लो, कैश बैलेंस की ऑडिट कर दो, असेट्स की कर दो, लाइबिलिटीज़ की कर दो, कैपिटल की कर दो, कोई भी पर्टिकुलर सेलेक्टेड आइटम्स की ऑडिट जहां आप कंप्लीट ऑडिट नहीं कर रहे हो तो उसको बोलते हैं पार्शियल ऑडिट। फिर कैश ऑडिट, नाम से पता चल रहा है किसकी है बताओ? जो कैश रिसिप्ट और पेमेंट हुए उनकी ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट यानी वो लोग जो कंपनी को चला रहे हैं उनकी ऑडिट। अब एक बात बताइए, अगर हम नेचर के आधार पे ऑडिट देखें तो ऑडिट दो तरह की होती है। ऑडिट के नेचर के आधार पे अगर हम बात करें, बेसिक नेचर, तो उसके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप फाइनेंशियल ऑडिट, दूसरी अदर। फाइनेंशियल में हम क्या कर रहे हैं? जो मनी वैल्यू है कोई चीज़ों का, पैसों का, उनकी ऑडिट होती है, जैसे इनकम, एक्सपेंसेस, असेट, लाइबिलिटी, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये सब फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर आते हैं। दूसरी तरफ सेकंड,
जो अदर्स है इनके अंदर क्या होगा बताओ। इनमें आपके पास क्या है, जैसे आपने मैनेजमेंट ऑडिट की, तो मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है, मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके साल भर में क्या पॉलिसीज़ रही, उसने क्या क्या डिसीजन लिए, उन डिसीजन को कैसे लागू किया गया, इनका डिसीजन का रिजल्ट क्या आया, इन सब चीज़ों की ऑडिट होती है कि भाई जो मैनेजमेंट जो काम कर रहा है क्या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं, क्या वो जो रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट उनका काम दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप समझ रहे हो बेसिक डिफरेंस। यहाँ जो है इस तरह की ऑडिट होती है, यहाँ पे फिर ये नहीं देखते कितना खर्चा किया, कितनी इनकम हुई, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी। यहाँ मैनेजमेंट की बात हो रही है और मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ की ऑडिट हो रही है, उनकी एफिशिएंसी, उनकी इफेक्टिवनेस के ऊपर रिपोर्ट देता है ऑडिटर। तो इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट। देख लीजिए, ऑडिटर एग्जामिन द पॉलिसी एंड एक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू एंश्योर दैट देयर इज प्रॉपर एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी जो मैनेजमेंट है, कंपनी का प्रबंधन है, वो जितने भी उसके पास संसाधन है, अब संसाधन चाहे पैसा है जो कैपिटल के रूप में बिजनेसमैन ने लगाया है या शेयर होल्डर्स ने लगाया है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है, उनका इस्तेमाल हो, इन सब रिसोर्सेज का उसने बेहतर इस्तेमाल लिया या नहीं किया। ओके, ठीक है। फिर एक स्पेशल ऑडिट होती है, ये हालांकि आजकल ख़त्म हो गई, पहले ऐसा पावर होता था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि कोई कंपनी जो है वो अपना काम सही से नहीं कर रही है, काम सही से मतलब उसमें कुछ गड़बड़ घोटाले होने की शंका है, अगर सरकार को डाउट हो तो सरकार क्या करवा सकती है, उसकी स्पेशल ऑडिट करवा सकती है अपनी तरफ से कोई ऑडिटर नियुक्त करके। समझ गए यहाँ पर? जैसे सरकार को खबर मिली कि भाई जो कोई पर्टिकुलर कंपनी है उसके अंदर कुछ गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं और ये बहुत बड़ी स्कैम हो सकता है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे क्या कर सकती है, किसी स्पेशल ऑडिटर से स्पेशल ऑडिट करवा सकती है। अब यहाँ पे खासियत ये रहेगी स्पेशल ऑडिट की कि जैसे नॉर्मल ऑडिट के अंदर ऑडिटर का नियुक्ति कौन करता है, शेयर होल्डर मैनेजमेंट वो करते हैं, अगर एक्सटर्नल है तो शेयर होल्डर करेंगे, इंटरनल है तो मैनेजमेंट करेगा नियुक्ति। यहाँ नियुक्ति गवर्नमेंट करेगी, प्लस यहाँ ऑडिटर के जो ऑब्जेक्टिव्स है, हम नॉर्मली कहते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू देना, यहाँ जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो कौन तय करेगी, गवर्नमेंट जो इसको बताएगी। गवर्नमेंट ने कहा भाई आप ये चीज़ें चेक करना, तो वो ऑडिटर वही चीज़ें चेक करेगा। फिर ऑपरेशनल ऑडिट, तो देखिए ये मैनेजमेंट ऑडिट का ही एक छोटा पार्ट है, यूँ समझ लीजिए। मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली किसकी ऑडिट है, जो टॉप लेवल होता है कंपनी के अंदर। आपको इतना तो पता होगा, किसी भी व्यवसाय के अंदर, कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल होते हैं, टॉप लेवल होता है, फिर मिडिल लेवल होता है जहाँ जनरल मैनेजर और इस तरह के, फिर लोअर लेवल होता है जहाँ नीचे के लेवल के तबके के काम करते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऐसे की मैनेजरियल पर्सन और वो लोग काम करते हैं। तो ये 3-4 लेवल होते हैं, हिरार्की होती है भाई, सबसे ऊपर के लेवल। मैनेजमेंट ऑडिट बेसिकली टॉप लेवल की जांच कर रहा है कि भाई इनके जो पॉलिसी, इनके जो डिसीजन वो इफेक्टिव थे या नहीं। वहीं अगर ऑपरेशनल ऑडिट की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑपरेशनल मतलब जहां एक्चुअली काम हो रहा है, जहां वास्तव में काम हो रहा है। वास्तव में काम कहाँ हो रहा है, निचले लेवल पे और मिडिल लेवल पे। ये तो सिर्फ दिशा निर्देश दे रहे हैं ऊपर वाले तो, लेकिन एक्चुअल काम तो यही होना, उनका जो अमल में लाना, उनको इम्प्लीमेंट करना। तो ये जो मिडिल और लोअर लेवल है, वहाँ पे ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, वहाँ पे वर्किंग कैसी हो रही है, उसके ऊपर जो ऑडिट होती है, उसकी चीज़ों को एफिशिएंसी को चेक करने के लिए कि भाई ऊपर जो टॉप लेवल ने कम्युनिकेट किया, जो डिसीजन क्या उसको उन्होंने सही से लागू किया या नहीं, ठीक है, उसमें कुछ कमियां तो नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, ऑपरेशनल ऑडिट। ठीक है, नेक्स्ट, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिट है, दोनों। तो ये मैं स्टार लगा देता हूँ इसके ऊपर, आप समझ जाइएगा कि मैं 3 स्टार लगा रहा हूँ, इट मीन्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। परफॉर्मेंस ऑडिट, शब्द परफॉर्मेंस का मतलब क्या है आप जानते हो? परफॉर्मेंस का मतलब, मान लो आपने 6 महीने साल भर पढ़ाई की, उसके बाद आपका टेस्ट हुआ, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के अंदर आपने 70 नंबर लेके आए आउट ऑफ 100 मार्क्स, तो आपकी परफॉर्मेंस है कितनी,
70%। परफॉर्मेंस क्या मेजर करता है कि आपने जो काम किया उसका नतीजा क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा। जैसे कोई प्रोजेक्ट के अंदर पैसा डाला हॉस्पिटल बनाने के लिए 100 करोड़, ठीक है, अब ये पैसा लग गया, हॉस्पिटल बन गया, चालू हो गया, अब इसका रिजल्ट क्या निकला, क्या इससे कितने मरीजों का इलाज हो रहा है, कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। अगर वो रिजल्ट अच्छा है तो हम कहेंगे भाई हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है, अदरवाइज परफॉर्मेंस इस प्रोजेक्ट की क्या है, खराब है। समझ रहे हो, ये होती है क्या, परफॉर्मेंस ऑडिट, जहां हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को टेस्ट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और कौन कर रहा है, कोई ऑडिटर कर रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बताओ, परफॉर्मेंस ऑडिट। वहीं एक दूसरी ऑडिट होती है, समझिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा ये हमेशा के लिए। अब देखिए, जो साधारण ऑडिट होती है, सामान्य जो ऑडिट हम लोग देखते हैं, जितनी भी मैंने ऊपर आपको बताई, साधारण ऑडिट, साधारण मतलब जितनी भी मैं बता रहा हूँ, ऑल ऑडिट्स, वो सब साधारण ऑडिट है। इनमें क्या होता है, ऑडिटर गया, उसने कहा कि भाई ये खर्चा हो रखा है, उसने देखा वहाँ पे कोई खर्चा हुआ है, मान लो 1 लाख रुपए खर्च हुए, किसके ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्होंने कुछ रिसर्च किया। ऑडिटर क्या करेगा, वो पूछेगा कि भाई आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया, एक काम करो मुझे इसका प्रूफ ला के दो। तो वो जो कंपनी का मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, वो क्या करेगा, इसके जितने भी बिल हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हुए, अगर कोई वैज्ञानिक को सैलरी दी, उन सब के क्या करेंगे, प्रूफ लेके आएंगे और ये साबित करेंगे कि भाई जो 1 लाख का खर्चा बताया गया है वो एक्चुअली, वो वास्तव में खर्चा हुआ है, मतलब कोई झूठा नहीं दिखाया आपने। ओके, अगर ये साबित हो गया इन कागज से, ऑडिटर क्या कहेगा, ओके डन, सब कुछ सही है। लेकिन ये साधारण ऑडिट है। वहीं अगर आप सोचिए, यही अगर क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कैसा डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट है, और वहां पे जो ऑडिटर है वो गया और उसके सामने आया क्या कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। ऑडिटर ने क्या पूछा कि भाई इसके प्रूफ लाओ, सबूत लाओ, उन्होंने सबूत दिखा दिए। ओके, क्या सेटिस्फाई हो जाए ऑडिटर, जी नहीं होना है यहाँ पे ऑडिटर को संतुष्ट। क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो ये पैसा जो है वो किसको बिलोंग करता है, पब्लिक को बिलोंग करता है, जनता का पैसा है। तो यहाँ जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, ये जो नॉर्मल प्रूफ होते हैं उसके अलावा एक कदम एक्स्ट्रा करेगा, एक कदम क्या करेगा, आगे जाएगा। और आगे जाके क्या करेगा, वो ये पूछेगा इस खर्चे की क्या ज़रूरत थी, क्या इस खर्चे के बिना आपका काम नहीं चल सकता था, क्या आपका खुद का पैसा होता तो क्या आप इस खर्चे को करते, इस खर्चे को करने के बाद क्या इससे नतीजे निकले जो आपने सोचे थे, या यूं ही खर्चा कर दिया। ये सारे सवाल भी ऑडिटर पूछेगा, जो एक साधारण ऑडिट में ऑडिटर नहीं पूछ सकता, उसकी पावर नहीं है। वो बिजनेसमैन की, सुनिएगा ध्यान से मेरे शब्दों को, साधारण ऑडिटर बिजनेसमैन की जो चेयर है उसके ऊपर बैठ के ये नहीं पूछ सकता कि भाई इस खर्चे को करने की क्या जरूरत थी। वो बिजनेसमैन कहेगा मेरी मर्जी, मैंने खर्चा किया, आप तो डॉक्यूमेंट देखो, खर्चा है, प्रूफ है, बस खत्म बात। चाहे मैं 1 करोड़ करूं चाहे 10 करोड़ करूं, आपको उससे मतलब नहीं है। लेकिन वहीं अगर गवर्नमेंट ऑडिट है तो वहां पे वो क्या करेगा, ऑडिट में उस खर्चे की प्रॉपराइटरी चेक करेगा कि वो खर्चा क्या वाकई में उस जगह ज़रूरत थी, क्या उससे जो नतीजे सोचे थे वो मिले या नहीं मिले, क्या ये वही जो पर्सन खर्च कर रहा है, जिस व्यक्ति ने इस पैसे को अप्रूव किया, सैंक्शन किया, अगर उसका खुद का पैसा होता तो क्या वो इसको अप्रूव करता है या नहीं करता। इसको बोलते हैं क्या, प्रॉपराइटरी ऑडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपराइटरी ऑडिट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। प्रॉपराइटरी ऑडिट का मतलब
वो ऑडिट जिसके अंदर ऑडिटर जो है वो बियॉन्ड जाता है, किसके, सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बियॉन्ड जाके वो क्या करता है, नीड देखता है कि वो जो एक्सपेंडिचर हुआ क्या उसकी नीड थी उस टाइम पे, क्या ज़रूरत से ज़्यादा तो खर्चा नहीं कर दिया, क्या अगर वो पर्सनल पैसा होता तो वो खर्च करता या नहीं, वह जो खर्चा किया उससे जो नतीजे थे वो क्या उस जो सोचा था वैसे प्राप्त हुए या वो खर्चा वेस्ट हुआ। ये सारे सवाल जब वो पूछता है तो हम उस ऑडिट को क्या कहेंगे, प्रोप्राइटरी ऑडिट। बस ये एकमात्र ऐसा केस है जिसमें ये सारे सवाल ऑडिटर करता है, बाकी किसी भी ऑडिट के अंदर ऑडिटर ये सवाल नहीं पूछ सकता। ऑडिटर को पावर ही नहीं है, वो कौन होता है पूछने वाला, उसका काम है सिर्फ क्या कि भाई जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो जो खर्चे हुए साल भर क्या वो सही सही तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आए कि नहीं आए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1 लाख का खर्चा तो उसके कागज दिखा दिए, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखाने से बात खत्म नहीं होगी। तो दोनों में क्लियर डिफरेंस आपको पता चल गया। तो ये 2 ऑडिट और खत्म होगी। परफॉर्मेंस, जहां हम क्या कर रहे हैं कि जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हो रही है, ठीक है, वो सब सही है, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम है, परफॉर्मेंस कैसी है। प्रोप्राइटरी ऑडिट तो वो देखता है कोई अवॉइडेबल, इम्प्रॉपर, गलत, फ्रक्टिशियस, जबरदस्ती का फालतू खर्चा तो नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इंडिपेंडेंस के आधार पे करें तो पहली चीज आती है एक्सटर्नल यानी बाहरी ऑडिट। जब कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति जिसको शेयर होल्डर्स ने नियुक्त किया है, जो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, रिलेटिव नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑडिट या इंडिपेंडेंट ऑडिट, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के आधार पे करें तो कंपनी है तो कौन सी ऑडिट होती है, कंपनी के केस में स्टैट्यूटरी, वैधानिक ऑडिट होती है, जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 139 जो है वो कहता है कि आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। वहीं अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो क्या उसके लिए कंपलसरी है ऑडिट, उसको करवाना ज़रूरी है, नहीं है उसके लिए ज़रूरी। सिर्फ भारत के अंदर बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और साधारण जो कंपनियां होती है उनके लिए ही ऑडिट कंपलसरी है। बाकी पार्टनरशिप फर्म के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप, इनके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे हम, वॉलेंट्री या प्राइवेट ऑडिट। फिर एक गवर्नमेंट ऑडिट होती है। गवर्नमेंट ऑडिट का मतलब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिसेज है उनकी ऑडिट कौन करवाता है बताओ, ये CAG करवाता है। CAG जो है वो इंडिया के अंदर क्या है, हाईएस्ट अथॉरिटी है, जिसका काम क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अकाउंट्स और ऑडिटिंग का काम देखना। प्लस एक खास बात ये कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं पहले तो ये बताओ, गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं, कोई भी कंपनी जिसके 51% यानी 50% से ज़्यादा शेयर्स किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब उसके मालिक कौन है, 51% या उससे ज़्यादा शेयर है, इसका मतलब उसका मालिकाना हक किसके पास है, सरकार के पास, तो उसको बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्योंकि ये कंपनी है तो इसको ऑडिट करवाना कंपनीज एक्ट के हिसाब से क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ जो ऑडिटर की नियुक्ति होती है, साधारण कंपनियों में कौन नियुक्त करता है बताओ, कौन करता है, शेयर होल्डर्स करते हैं। मैंने बताया था जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स करते हैं। वैसे हम कंपनी ऑडिट में पढ़ेंगे लेकिन शेयर होल्डर करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट तो क्या करता है, काम करता है, अकाउंट्स बनाता है, तो उनकी निगहबान वो होने के लिए, उनको चेक करने के लिए क्या होती है, शेयर होल्डर जो है वो नियुक्त करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो इसमें शेयर होल्डर कौन है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे CAG क्या करता है, गवर्नमेंट कंपनियों के ऑडिटर की नियुक्ति करता है। ओके, क्लियर है। चलिए फिर एनुअल ऑडिट मैं बता चुका हूँ, इसके अलावा कुछ और देख लीजिए जो कंपनीज एक्ट के तहत ऑडिट होती है। मैंने अभी बताई आपको, स्टैट्यूटरी ऑडिट सेक्शन 139 से लेके 147 किसका, कंपनीज एक्ट 2013 के ये सेक्शन है जो कहते हैं कंपलसरी ऑडिट हर साल आपको करवानी है। इंटरनल ऑडिट क्या होती है, आंतरिक, मतलब मैनेजमेंट द्वारा ही नियुक्त किया जाता है और वही क्या करवाते हैं, ऑडिट करते हैं। रिपोर्ट भी किसको जाती है, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं, मैनेजमेंट को ही जाती है। क्यों करवाते हैं, ताकि हमारे जो इंटरनल कंट्रोल है, अंदर कोई गड़बड़ घोटाला ना हो,
कंपनीज एक्ट ने कुछ कंपनियों के लिए इंटरनल ऑडिट भी कंपलसरी कर रखी है। कंपनीज एक्ट कहता है क्या कि भाई अगर आप इनमें से कंपनी हो कोई, तो आपको ये इंटरनल ऑडिटर भी अपॉइंट करना पड़ेगा। वो भले ही आपका आदमी हो सकता है, क्वालिफाइड सीए सीएमए कोई भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भले हो नहीं हो, लेकिन वो क्या हो, आपको ऑडिटर रखना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिटर भी। तो ये वैसे तो कोई भी लिस्टेड कंपनी है, इतना डिटेल में काम का नहीं है, फिर भी मैं इसको डिस्कस करूँगा सेपरेटली। फिर सेक्रेटरियल ऑडिट होती है, जो एक कंपनी सेक्रेटरी, आप जानते होंगे कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी का आँख कान नाक मुंह रीढ़ की हड्डी पता नहीं क्या क्या, वो कंपनी सेक्रेटरी। जो कंपनी का सचिव होता है, जितने भी लीगल मामले होते हैं, लीगल समझते हो, कानून से संबंधित, कि भाई जितने कानून लग रहे हैं कंपनी सबकी कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही है, तो जो कंपनी सचिव है वो क्या करते हैं, एक सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं। और उसमें वो ये देखते हैं, जैसे ऑडिटर देखता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ सही है या नहीं, वैसे ये कंपनी सेक्रेटरी क्या देखता है कि भाई जितने भी रूल्स रेगुलेशंस लॉ कानून लग रहे हैं कंपनी पे, क्या उन सबको कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। क्या कहते हैं इसको, सेक्रेटरियल ऑडिट, जो सेक्रेटरी करता है। कौन सा, कंपनी सेक्रेटरी। इसको कंप्लायंस ऑडिट भी कहते हैं। कंप्लायंस का मतलब क्या होती है, पालना। और पालना किसकी होती है बताओ, कानून की। ठीक है, तो यही सेक्रेटरियल ऑडिट का दूसरा नाम क्या है, कंप्लायंस ऑडिट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, आई होप दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, लागत। समझिएगा, नॉर्मल जो कंपनी है, नॉर्मल साधारण कंपनी जो कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पुराना जो 1956 कानून था, या उससे किसी पुराने कानून के तहत नॉर्मल कंपनी कोई है। अब समझिएगा, वो नॉर्मल कंपनी जो भी काम कर रही है उसको क्या करना पड़ेगा, हर साल सेक्शन 139 से 147 की पालना करते हुए एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर, या जिसको अपन एक्सटर्नल या जिसको अपन इंडिपेंडेंट ऑडिटर कहते हैं, जो कौन होगा, कंपलसरी है सीए होगा। वो क्या करेगा कि जो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आते हैं, पीएनएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, इनकी क्या करेगा, वो ऑडिट करेगा। और वो ये देखेगा जो भी इसमें ट्रांजैक्शन है वो किस में होने चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो वो ये भी देखा कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ तक ओके, ये बातें हम पढ़ चुके हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक्सटर्नल या इंडिपेंडेंट ऑडिट, ये तीनों एक ही नाम है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी कंपनीज एक्ट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, नोटिफाई किया। नोटिफाई करने का मतलब क्या होता है, नोटिफाई करने का मतलब ये होता है, मान लो कोई भी लॉ बनता है, समझिएगा, लॉ यानी क्या होता है, कोई कानून। कानून कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट यानी अपनी संसद। और संसद में कोई भी कानून कैसे पारित होता है, तो पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, ये दोनों होने के बाद ये जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो जब अप्रूव करते हैं तो वो गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का जो गैजेट है उसके अंदर वो क्या होता है, पब्लिश होता है। और उस दिन से वो कानून क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। ओके, ये पूरा प्रोसेस क्लियर है। अब मान लो कोई कानून बनाया गया, मान लो कोई कानून बनाया गया, कानून का नाम है क्या, कंपनी एक्ट, और ये 2013 में बनाया गया, तो इसका नाम है 2013 कंपनी अधिनियम 2013। ठीक है, ओके। अब समझिएगा, कानून कोई भी बना कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर।
संसद में। एक बार कानून बन गया, ठीक है, कंपनीज एक्ट ये लागू हो गया। अब इसमें कोई भी बदलाव करना है, कोई भी बदलाव करना है, कैसे होगा बताओ? सिंपल सा, जो भी बदलाव है फिर से कहाँ रखो? पार्लियामेंट के सामने। पार्लियामेंट फिर से क्या करेगी उसको? अगर वो 51% मेजॉरिटी अप्रूव कर देती है, मतलब बहुमत से पारित हो जाता है, तो वो अमेंडमेंट लागू हो जाएगा, वो बदलाव लागू हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो इसी कंपनीज एक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रीक्वेंटली बदलती रहती है। फ्रीक्वेंटली क्या है? जिसमें बदलाव होता है और उसको बदलना पड़ता है फ्रीक्वेंटली, मतलब हर 6 महीने साल भर में उसमें चेंज करना पड़ता है। अब ऐसे में अगर वो चीज़ इस कानून में लिखी गई जो हर 6 महीने से बदलती है, तो संसद तो सत्र होता है 3 महीने से 6 महीने से, जब संसद बैठती है, कई बार काम होता है, कई बार काम नहीं होता। तो क्या ये संसद इस तरह के भारत में हजारों कानून हैं, उन सब के अंदर रोजाना कभी ना कभी हर 6 महीने साल भर में ऐसी कई चीज़ें होती है जो बदलनी पड़ती है। तो इतने सारे अगर बदलाव करेगी तो फिर वो संसद तो इतनी थोड़ी बहुत समय के लिए बैठती है, उसमें भी ये चीज़ों में बैठी रहेगी। तब एक तरीका निकाला गया। क्या तरीका है वो? कि जो भी कानून होता है जिसमें कोई बदलने वाली चीज़ है, ऐसी जो बदल सकती है, तो वहाँ पे ऐसा लिखा जाता है कि भाई इसमें ये होगा, एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें लिख जाता है क्या कि इसके रिगार्डिंग जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया जाएगा वही लागू होगा। ठीक है, जैसे ऑडिट करवानी है, अब किसको करवानी है? तो उसमें लिख दिया जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, अब ये कानून पास हो गया, इस कानून ने अधिकार दे दिया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर पार्लियामेंट कहो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कहो, बात तो एक ही है। जी नहीं, एक बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो सरकार है जो किसकी है? मोदी जी की है। लेकिन पार्लियामेंट में तो सारी पार्टीज बैठती है, दोनों हाउसेज के अंदर आपको बहुमत साबित करना होता है, कोई भी बदलाव लाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब उसको पार्लियामेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ आ गई आपको? इसीलिए हर जगह किसी भी कानून को आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा होगा एज मे बी नोटिफाइड, एज मे बी नोटिफाइड, जो भी नोटिफाई किया जाए। कि भाई इनकम टैक्स लगेगा किस दर से? जो भी नोटिफाई किया जाता है। अब हर साल इनकम टैक्स की रेटें बदलती रहती है और सरकार नोटिफाई करती रहती है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है, और ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। आप कोई भी कानून की किताब उठा के देख लेना या कोई भी बेयर एक्ट पढ़ लेना गूगल पे, आपको ऐसी चीज़ें मिलेगी। अब मैं क्या कह रहा था, जो एक साधारण कंपनी है उसको साधारण ऑडिट करवानी है, किससे? सीए से, जिसको अपन इंडिपेंडेंट ऑडिट कहते हैं, और वो ऑडिट हर साल उसको करवानी होती है। ठीक है, अब इसी कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है 148, 147 तक तो ये वाली ऑडिट है ही, 139 से लेके 147 तक। सेक्शन 148 धारा 148 उसमें लिखा हुआ है क्या? कॉस्ट ऑडिट। क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट यानी लागत की ऑडिट। और ये सेक्शन 148 कहता है कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? नोटिफाई करेगी कुछ कंपनीज जिनको क्या करना है? कॉस्ट के रिकॉर्ड मेंटेन करने। किसके रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं? कॉस्ट के रिकॉर्ड, लागत के। और ये कॉस्ट के रिकॉर्ड जैसे क्या होते हैं कि भाई मटेरियल कितना यूज हुआ आपके सामान बनाने में, प्रोडक्शन में, लेबर कितनी यूज हुई, ओवरहेड्स कौन कौन से लगे, तो इससे संबंधित आपको क्या करने हैं? रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। फिर यही सेक्शन आगे कहता है ये जो कंपनियां नोटिफाई की गई है, जो क्या कर रही है? कॉस्ट के रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है। और कॉस्ट के रिकॉर्ड का मतलब मैं बता चुका हूँ, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इनको इस कॉस्ट रिकॉर्ड की क्या करवानी पड़ेगी? सालाना ऑडिट करवानी पड़ेगी। किसके द्वारा?
एक सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यस CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसका एक इंस्टीट्यूट है सेपरेट ICMA जो इसको गवर्न करता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है वैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो उनके द्वारा ये ऑडिट की जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑडिट। यहाँ ऑडिटर क्या देखता है? यहाँ वो ना P&L देखेगा, ना बैलेंस शीट देखेगा, ना कोई एंट्री देखेगा, कुछ नहीं, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं। वो तो सिर्फ क्या करेगा कि भाई जितना मटेरियल यूज हुआ उसके रिकॉर्ड प्रॉपर है, सही है, लेबर कितनी लगी, ठीक है, ओवरहेड कितने लगे, पर यूनिट कॉस्ट क्या बन रही है, पर यूनिट मटेरियल कितना लग रहा है, लेबर कितना लग रहा है, इस तरह की चीज़ों को चेक करेगा और रिपोर्ट देगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनी को, कि भाई कंपनी ने सही रिकॉर्ड बनाए हैं, कॉस्ट के रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन्ड है या नहीं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑडिट। तो ये CMA लंदन जो है कॉस्ट ऑडिट को डिफाइन करता है, मीनिंग बताता है। वेरिफिकेशन किसका? करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड एडहेरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान, ठीक है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी और ऑडिट है। टैक्स ऑडिट जो इनकम टैक्स के तहत होती है या GST लॉ के तहत होती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टैक्स ऑडिट, ठीक है, जैसे 44 AB AD जो भी है उसके तहत जो होती है। बैंक ऑडिट, बैंक की जो ऑडिट होती है वो। अब ये देखिए, ये मत सोचिएगा कि जो बैंक ऑडिट है वो एक्सटर्नल ऑडिट नहीं हो सकती, क्लासिफिकेशन है ना। जो बैंक ऑडिट है उसी का नाम क्या है? कंटिन्यूस ऑडिट, क्योंकि ये साल भर चलती है। उसी का नाम क्या है? एक्सटर्नल ऑडिट, क्योंकि ये कोई इंडिपेंडेंट आदमी कर रहा है। इसी का नाम क्या है? इंडिपेंडेंट ऑडिट। इसी का नाम स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो ये नाम खूब सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, समझ रहे हो ना भाई। एक क्लास है, मैं ये चीज़ें तो बता चुका हूँ, वैसे आप सब जानते हो। एक क्लास है, मान लो हाथ खड़े करवाए कि भाई इसके अंदर से गर्ल्स कौन कौन है, बॉयज़ कौन कौन है। गर्ल्स ने हाथ खड़ा किया, बॉयज़ ने हाथ खड़ा कर दिया, तो ये गर्ल्स हो गई, ये बॉयज़ हो गई। अब इसमें से फिर कहा कि 15 साल से ऊपर कौन है, 15 से नीचे कौन है, तो कुछ गर्ल्स ने फिर हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। तो जो गर्ल्स थी, क्या वो 15 से ऊपर भी हो सकती है? जी हाँ, हो सकते हैं। नीचे भी हो सकती है? जी हाँ, 2 कैटेगरी में आ सकती है। फिर कहा आप में से पिंक कलर कौन पहन के आया है, तो पिंक वालों में फिर। तो ये क्लासिफिकेशन है, एक आदमी एक चीज़ कई सारे आइटम्स के अंदर आ सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट, इंश्योरेंस, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर और एफिशिएंसी, नाम से ही आपको पता चल गए, ठीक है। चलिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे ये रहेगी कि यहाँ तक हम 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू प्लीज़ डू रिविज़न। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है। इससे बेहतर मेरे हिसाब से आप कहीं भी चले जाओगे तो कोई और टीचर कुछ नहीं कर पाएगा, यही चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएगा। मैंने जितना गहराई से बता सकता हूँ उतनी गहराई से, विथ एग्जाम्पल, और सबको एक दूसरे से अलग करते हुए। मेरे हिसाब से कोई भी दो ऑडिट ऐसी नहीं होगी जो एक जैसी होगी, बिल्कुल हर किसी में अपना अपना डिफरेंस है। नाम से ही आपको अपने आप में समझ आ जाएगा, ठीक है। ज़रूरत है तो एक बार खुद से वापस देखने की। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके साथ एक और, आप मेरा जो चैनल है उसे ज़रूर फॉलो करें, यूट्यूब के ऊपर CA संदीप बिश्नोई नाम से आपको मिलेगा। लिंक जो है इसका मैं और अवेलेबल करवा दूंगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करें इस चैनल को। इस माध्यम से मैं क्या करूंगा, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी अपडेट्स, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, उनके लिए जॉब प्रोफाइल्स क्या हैं। आप अगर अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि अभी कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करूं, अभी सामने कोई एग्ज़ाम भी नहीं दिख रहा है, क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पहले करूं, कौन से बाद में करूं, या एग्ज़ाम आने तक, नोटिफिकेशन आने तक वेट, जितने भी आपके डाउट है आप डायरेक्टली पूछिए, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँगा। हर हफ्ते हम लोग लाइव सेशंस करते हैं इसके ऊपर, तो आप इस नए मेरे इनिशिएटिव को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।